यस, अगली बीमारी है कैंसर। और इस बीमारी में बहुत सारी चीजें हम जानते हैं और बहुत सारा डर भी है। तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। चैप्टर के शुरू में आपने कहीं पढ़ा होगा इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस को हम लोग दूसरा नाम भी देते थे नॉन कम्युनिकेबल, यानी एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती। वहां पे एक लाइन लिखी थी शुरू में कि कैंसर एक प्रकार की नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, लेकिन इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो लिखा है वन ऑफ द ड्रेडफुल डिजीज, बड़ी भयानक बीमारी। लेकिन हम कुछ शब्दों में आपको पहले एक्सप्लेन करें। पहला शब्द आता है कैंसर जो है एक सेलुलर डिजीज है। अब हो सकता है किसी को ये प्रॉब्लम हो लाइन को लेकर, क्योंकि अक्सर जब हम कहते हैं तो कहते हैं कहाँ का कैंसर है, तो कहते हैं लीवर का कैंसर है। अक्सर हम ऑर्गन एहतियातन तौर पे बताते हैं यार फला अंग का कैंसर है। तो जब ये सवाल आया कि सर कैंसर हमारे शरीर में किसकी बीमारी है, टिश्यू की है, सेल की है या ऑर्गन की है, वैसे तो ऑल हो सकता था, लेकिन बेसिकली ये है तो सेलुलर डिजीज ना, एक ही सेल से शुरू होती है, वो बड़े हिस्से को, बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकती है। इसका प्रेफरेबल चॉइस द सेलुलर डिजीज। दूसरा शब्द कैंसर में एग्जैक्टली क्या होता क्या है। हमारी जितनी भी नॉर्मल सेल होती हैं उनमें एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज एबिलिटी टू डिवाइड एंड ग्रोथ इज वेल रेगुलेटेड। नॉर्मल सेल को कब डिवाइड करना है, कितनी बार डिवाइड करना है और कितना ग्रो होना है, बस उतना ही होती है। हम तो पैदा इतने बड़े हुए थे, लेकिन सिर्फ ग्रोथ और डिवीजन के भरोसे सर इतने बड़े हुए, लेकिन अब नहीं हो रहे कि अंगुली और बड़ी होती चली जाए, ये रुक गई, ये भी रुक गई, ये भी रुक गई, ये भी रुक गई। दिस इज द रेगुलेशन। लेकिन कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। तब ये शब्द आपको मिलेगा, तो ये लाइन सब लोग जानते हैं। दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, डिवीजन ऑफ सेल। जिससे आपको ये शब्द मिलेगा, कोई एक कोशिका है जिसे हम कैंसर सेल कहेंगे, तो सेलुलर डिजीज शब्द आ जाएगा। अब सर ये लगातार अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो गया ना, इसका कोई कंट्रोल तो है नहीं, तो जब ये इस फॉर्म में डिवाइड करेगी तो यस इट रिजल्ट्स इनटू, इसका नतीजा क्या होगा, रिजल्ट्स इन मास ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि शुरू में तो एक ही या दो कैंसर सेल होगी, जब वो लगातार डिवाइड करती जाएगी, कोई कंट्रोल ही नहीं होगा, तो कोशिकाओं का झुंड इकट्ठा हो जाएगा। और इस झुंड को हम लोग नाम एक नया रख दे रहे हैं, नियोप्लाज्म। अगला भी नाम रख दो आप, नियोप्लाज्म की जगह ट्यूमर भी कह सकते हैं। सोच देखिए कैसे बदल जाती है। सच बात यह है कि नियोप्लाज्म, ट्यूमर और कैंसर ऑल द सेम थिंग्स, तीनों सेम। लेकिन अगर आप उसे कह देते हैं ट्यूमर और दूसरे को कहते हैं कैंसर, दोनों में अलग अलग प्रकार का डर है। कैंसर का मतलब समझ लेता है कि अब टाइम हो गया, ट्यूमर में कहता है कि अभी हम लड़ सकते, जबकि हैं दोनों ही। तो है एक ऐसी बीमारी है जहां पर भी कैंसर होगा उसमें एबनॉर्मल यानी असामान्य, अनकंट्रोल जिसका कोई कंट्रोल ना हो, अनियंत्रित फॉर्म में हमारी सेल लगातार ग्रो करेगी, यानी डिवीजन इज ए टाइप ऑफ ग्रोथ। क्योंकि ग्रोथ के दो तरीके होते हैं, एक लंबाई में बढ़ती है और दूसरा डिवाइड करके बढ़ती है। तो वो अनकंट्रोल ग्रोथ लिखेंगे तो ग्रोथ में डिवीजन का जिक्र हो रहा है। जब ये बार बार डिवाइड करेगी तो कोशिकाओं का समूह इकट्ठा हो जाएगा और उसी को हम लोग बोलेंगे ट्यूमर। हम हेडिंग नहीं बदल रहे हैं, लेकिन बदल तो देना चाहिए, हम कैंसर कहें या ट्यूमर कहें।
एक ही बात। अब सवाल आता है कि सर ये क्यों हो जाती होगी, कुछ तो अलग होता ही होगा। तो जो कैंसर सेल होती है वो सामान्य सेल से अलग भी होती है। आगे जब आपको पढ़ाएंगे तो जांच एक पढ़ाएंगे, बड़ी कॉमन सी जांच है बायोप्सी, बहुत सिंपल सी जांच मानी जाती है, बड़ी लेकिन तकलीफ दे होती है। तो जहां पे हमको कैंसर की संभावना होती है उस जगह से हम थोड़ा सा टिश्यू निकाल लेते, कुछ कोशिकाएं निकालनी है तो हम टिश्यू निकाल लेते और उस टिश्यू में जो सेल्स है उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। तो जो कैंसर सेल होगी वो सामान्य सेल से डिफरेंट दिखाई देती है, और अगर हमें वो डिफरेंट सेल दिखाई देती है तो लिख देते हैं सस्पेक्टेड नियोप्लास्टिक सेल। कैंसर सेल का नाम है। कैंसर सेल लिखने थोड़ा डर लगता है कि मरीज बहुत डर जाएगा, तो सस्पेक्टेड नियोप्लास्टिक सेल, प्लीज कोरिलेट इट विद द सिम्टम। कि जो पैथोलॉजी की जांच आ रही है उसमें कैंसर सेल दिख तो रहा है लेकिन आप लक्षणों से इसको देख लीजिए। तो यस, अब हम आपको विशेषता बताते हैं। बहुत सारी विशेषताएं होती हैं बट सारी विशेषताएं आपके सिलेबस में नहीं है कि हम कैंसर सेल बताएं क्या क्या डिफर होती है। एक विशेषता आपके पास है, लेकिन उस विशेषता को जानने के लिए पहले आपको एक जनरल सी बात जाननी होती है। जो हमारी नॉर्मल सेल होती है, नॉर्मल सेल हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी, एकदम अलग प्रॉपर्टी होती अगर वो सेल नॉर्मल है तो, और उस यूनिक प्रॉपर्टी का नाम होता है दैट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है तो इसका मतलब वो सेल नॉर्मल है, कैंसर सेल नहीं है। तो पहले इसका मतलब जान ले कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करिए ये हमारी नॉर्मल सेल है, ऐसे सब आपस में सटी हुई हैं, लेकिन मैं सटा के आपको नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ और भी बीच में दिखाना है। ये सब सटी हुई सेल, नंबरिंग करते हैं हम सब की, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7। तो हमारी जो 1 नंबर सेल है वो 2 के कांटेक्ट में है, 1, 3 के भी कांटेक्ट में है, 4 के भी कांटेक्ट में है, 5 के भी कांटेक्ट में, एंड सो ऑन। फिर ये भी आपस में कांटेक्ट में है। हमने दूर जानबूझ के बनाई है ताकि मैं ये हरा पेन भी आपको दिखा सकूं। सर इतना ही नहीं, ये अगल बगल वाली सेल से भी कांटेक्ट में होगी। तो ये वर्ड मिला आपको कांटेक्ट। जब भी हम टिश्यू की बात करते हैं तो एक सेल दूसरी सेल के कांटेक्ट में होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन वो कांटेक्ट में होने के साथ इनहिबिशन करती है। कैसे? जैसे सपोज करिए आगे 4 लड़कियां बैठी और ये चारों दूसरे का हाथ पकड़ के बैठी, को जोर से पकड़े। अब इसमें बीच वाली बच्ची का मन हो रहा है कि हम यहाँ से उठें और भाग लें, तो वो जैसे खड़ी होगी यहाँ से भागने की तो वो 2 तरफ से बंधी हुई है, दोनों लड़के खींच के देंगे, वो नहीं जा पाएगी। इवन किनारे वाली बच्ची भी सोचे हम तो भाग ही सकते हैं, जैसे वो खड़ी होकर भागने की कोशिश करेगी इधर वाली उसको पकड़ोगे बेट, यानी कोई किसी को भागने नहीं देगा। तो पूरी जब तक क्लास चलेगी तब तक चारों यथा स्थिति में विद्यमान रहेंगे। एक सेल जिन जिन सेल के कांटेक्ट में होती है उन सभी सेल्स को अनकंट्रोल्ड डिवीजन से रोकती है। कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब इनहिबिट किसको कर रहे हैं? एक सेल जिन जिन सेल के कांटेक्ट में है उन सभी सेल को अनकंट्रोल्ड डिवीजन से इनहिबिट करती है, रोक के रखती है। इट मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स a cell which is in contact with neighboring cells always inhibit uncontrolled ग्रोथ यानी डिवीजन
ऑफ एडजेसेंट सेल्स, पड़ोस वाली सेल को वो अनावश्यक रूप से डिवाइड नहीं करनी। दो शब्द हैं इसमें, दोनों शब्द दिखना चाहिए, ये बहुत गलत होता है, इसे आंखें खोल लीजिए। कांटेक्ट वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया कि जिनके हम कांटेक्ट में, ये बच्ची बगल वाली बच्ची से जुड़ी है तो इसका रोल खाली इस पर है, वो जो पीछे बच्ची बैठी हुई है उस पर इसका कोई रोल नहीं, वो भागना चाहे भाग जाए, ये नहीं रोक पाई, ये सिर्फ उसी को रोक सकती जिसका इसने हाथ पकड़ रखा है कि भैया कोई उठ के नहीं जाएगा। तो एक सेल जिस दूसरी सेल के कांटेक्ट में पड़ोसी सेल के होती है, ऑलवेज इनहिबिट, रोक देती है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एडजेसेंट सेल, यानी एडजेसेंट का मतलब जिसके वो कांटेक्ट में है, और इसी वजह से हमारी कोई भी कोशिका अनकंट्रोल्ड डिवीजन नहीं करती है, दैट इज द कांटेक्ट इनहिबिशन। लेकिन जब कैंसर सेल होगी तो वो पहले इन दोनों बच्चियों से हाथ छुड़ा लेगी। भैया अगर ये बच्ची ऐसी हो जो दोनों बच्चियों से रिश्ता तोड़ ले, तो दोनों बच्चियों का कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी इस पे, ये जब चाहेगी फुर्र से निकल लेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। द सेम इज दिस, जैसे मैं कर लूं, जैसे ये एक नंबर सेल जो है वो आपकी 2, 3, 4, 5, 6 जो भी सेल्स हैं इन सब से रिश्ता तोड़ ले तो कांटेक्ट खत्म। जब कांटेक्ट खत्म तो इनहिबिशन भी खत्म। इसका मतलब कैंसर सेल के अंदर नो कांटेक्ट इनहिबिशन होता। अब याद तो यही करोगे कि जो कैंसर सेल है, कैंसर सेल हैज नो कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। लेकिन प्लीज सिर्फ याद मत करिएगा, पहले ये शब्द सीख लीजिए, क्योंकि ये जैसे हार्डी-विनबर्ग में गलत होता था सवाल, वैसे यहां भी होता है। वहां हमने 2 तरह के सवाल बताए थे। हार्डी-विनबर्ग ने कंडीशंस क्या बताई थी, तब आप नो नो करके बताते थे। एक सवाल आता था व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग, तो नो नहीं लिखते थे। ये यहां भी नो कांटेक्ट इनहिबिशन कैंसर सेल की प्रॉपर्टी है, नॉर्मल सेल में नो नहीं है कांटेक्ट इनहिबिशन। लोगों को लगता है ये कैंसर सेल में है, नो लगता है, कई लोगों को लगता है बीमारी है, और ये नहीं होनी चाहिए नॉर्मल सेल में, ये बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल फीचर है। इसलिए ये सीख लीजिएगा, तब ये आपके पास रहेगा, नहीं तो वो बड़ी जल्दी स्लिप होता है। तो हम जब वो माइक्रोस्कोपिक बायोप्सी में स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि भैया ये टिश्यू निकाला है हमने, इस टिश्यू की जो सेल जिसको हम कैंसरस सस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या वो अगल बगल के लोगों से जुड़ी है या नहीं, और नहीं जुड़ी है मींस शोइंग नो कांटेक्ट इनहिबिशन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लास के हर कोने में पहुंचना चाहिए सवाल, कि नॉर्मल सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन होता है, कैंसर सेल में नो कांटेक्ट इनहिबिशन। कई बार लिख देते हैं ऐसी लैंग्वेज, कैंसर सेल लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। एक ही बात तो है, तो तीनों लाइन क्लियर होगी कि सेलुलर डिजीज है, ये लाइन सबको पता होगी कि नॉर्मली कैंसर जब आप पढ़ोगे तो जिसको आप कैंसर सेल कहते हो वो एबनॉर्मल अनकंट्रोल तरीके से डिवाइड करती है, डिवाइड करते करते कोशिकाओं का झुंड समूह बना देती है, द टर्म इज नियोप्लाज्म या ट्यूमर। फिर बोला नॉर्मल सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, वही प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी, यानी नो कांटेक्ट इनहिबिशन पाया जाएगा। इज इट ओके? अब हम ये बात करेंगे कि हमारी जो ट्यूमर है, अब हम लैंग्वेज बदल रहे हैं, कैंसर नहीं बोलने जा रहे हैं 2 प्रकार की, जबकि ट्यूमर और कैंसर नियोप्लाज्म की जो मास ऑफ सेल्स हमारी बन रही हैं वो 2 प्रकार की है। यानी वर्ड हमारा डेफिनेशन में देखिएगा, लिख रहा हूं मैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर, मैं टाइप्स ऑफ कैंसर नहीं लिख रहा हूं, ये जानते हुए कि बोथ आर द सेम, वहां पे लैंग्वेज बदल जाए। 2 बड़ी मोटी मोटी डेफिनेशन दी गई है और बहुत आसान सी। पहला शब्द आता है बिनाइन ट्यूमर, और दूसरा शब्द आता है मलिग्नेंट। हालांकि ये दोनों शब्द आप पहले पढ़ चुके हैं, बट वो बीमारी थी मलेरिया। वहां पे प्रयोजन सिर्फ इतना था कि बिनाइन का मतलब हम समझें कम खतरनाक,
और मैलिग्नेंट का मतलब हम समझें ज्यादा खतरनाक, जान जा सकती है, लेकिन यहाँ पर उन शब्दों के अलावा भी दूसरा मतलब है। यहाँ पे आप कह रहे हो ग्रुप ऑफ सेल्स तो हैं, तभी तो ट्यूमर आया, वो कोशिका डिवाइड करती चली गई। लेकिन सर इसमें एक और बात आती है, ये जो मास ऑफ सेल बनी आपकी एंड दैट इज सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, इसके चारों तरफ एक थिक मोटी सी आपके पास लेयर बन जाती है कनेक्टिव टिश्यू की। इसी वजह से एक सीमा से ज्यादा ये ग्रो नहीं कर पाती, थोड़ी देर तो ग्रो करेगी, उसके बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है। अक्सर ये आपके शरीर में छोटी सी गांठ के फॉर्म में नजर आती है, कई बार ऐसे शरीर में दिख जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बिनाइन, मीन्स हुआ लोकलाइज्ड, एक ही जगह रहती है, लोकलाइज्ड कह दीजिए या कन्फाइंड कह दीजिए। दूसरी बात लिखी है सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। अब इसी वजह से दूसरा शब्द लोग लिख देते हैं, कहते हैं कैप्सुलेटेड, यानी घिरी हुई। और यही रीजन है कैप्सुलेटेड रीजन कि वो कन्फाइंड है। फिर तीसरा पॉइंट आता है नॉट स्प्रेड, ये शरीर में कहीं फैलती नहीं है, नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, हमारे शरीर के अलग हिस्सों में ये नहीं जाती। हालांकि इस लाइन का मतलब पहली लाइन में ही दिख गया है, लोकलाइज्ड। और अंतिम बात कि सर ये जानलेवा नहीं होती, नॉट फैटल, यानी इस प्रकार के ट्यूमर के साथ अपनी पूरी जिंदगी निभा सकती है। ऐसा कई बार आप बताते हो अपने डॉक्टर को, सर यहाँ पे देखो गांठ, तो पूछता है कोई तकलीफ, तो आप कहते हो नहीं। बढ़ रही है, कहते नहीं है, तो बहुत दिनों से ऐसे ही कहते पड़े रहे, दैट्स अ टाइप ऑफ ट्यूमर। लेकिन अगर वो कहते भैया ये कैंसर है, तो कह रही आधा तो वही मर जाओगे, लेकिन है तो वही। लेकिन ये जिस प्रकार के ट्यूमर ये कैंसर की बात कर रहा है वो ये, फिर वो आपको मार्क भी कर देता है कि भाई देखना अगर ये कभी बढ़े दर्द हो तो आप जरूर कंसल्ट कर लेना डॉक्टर को। लेकिन जब तक कुछ नहीं है तब, और ऐसा हमारे शरीर में शायद किसी न किसी के पास हो, बोन ट्यूमर कभी नाम सुनो, हड्डी कहीं हल्की सी बढ़ जाती है, वो फूली रहती है, वो गांठ फॉर्म में दिखती भी है, पड़े रहे, बहुत सारी तकलीफें होती है। लेकिन अब वो उतनी तकलीफ नहीं दे रही कि आपकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो, तो आप उसे अवॉइड कर देते हैं। दैट्स अ बिनाइन। मैलिग्नेंट जान लीजिए, इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है कि ये हमारी जो ट्यूमर है वो है तो ऐसी ही, सर ये कैप्सुलेटेड ये भी होती है, लेकिन इनमें क्या होता है कि सर इतनी तेज डिवाइड करती है कि कैप्सूल की ऐसी तैसी कर देती है, फोड़ देती है कैप्सूल को, और ये सेल्स उस कैप्सूल को तोड़ करके सर ये वहां से बाहर निकल आती है। बाहर निकल के ये आसपास जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें पहुंच जाती हैं, और ब्लड के सहारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट को चली जाती है, इस दूसरे अंग में पहुंच जाती है। फिर वहां पर भी ऐसे ही ट्यूमर बना देती है, फिर वहां से फिर ये तीसरे अंग को प्रभावित हो जाती है वाया ब्लड एंड गोज टू द डिफरेंट ऑर्गन। तो इसीलिए हम इसको लोकलाइज्ड नहीं कह पाते, कन्फाइंड नहीं कह पाते, ये डिस्पर्स होती है, फैलती है एक जगह से दूसरे जगह से, तो टर्म इज नॉट लोकलाइज्ड। उसी के सापेक्ष सारे पॉइंट लिखेंगे, नॉट लोकलाइज्ड। हम ये भी नहीं लिखेंगे सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, हम इसकी बात करें। नॉट स्प्रेड जो लिखा है यहां लिखेंगे दैट इज अ रैपिडली डिवाइडिंग, तेजी से डिवाइड करती है, रैपिडली डिवाइडिंग। and migrate to different या other organs via blood। ब्लड के रास्ते शरीर के अलग अलग हिस्सों में चली जाती है, और यही कैंसर की सबसे भयानक स्थिति होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में नाम देते हैं मेटास्टेसिस। जब इस कंडीशन में कैंसर होता है
तो डॉक्टर इंग्लिश में कहता है आई एम सॉरी। क्योंकि जब तक एक जगह लोकलाइज्ड है तभी तक हम इलाज कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक भी कैंसर सेल लीवर से निकल के किडनी में चली गई तो वहां ज्यादा संख्या बढ़ने में समय थोड़ी ना लगेगा। किडनी से वो लंग्स में चली गई होगी, लंग्स से हार्ट में चली गई होगी, हार्ट से ब्रेन में चली गई होगी, पता नहीं कहां कहां गई होगी, तो हम इलाज नहीं कर पाते। यानी ऑब्वियस है इट इज फैटल। जो आप कहते हो कैंसर लाइलाज है वो इसी को। अब लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि सर जब तक इस फॉर्म में रहे तब तक ट्यूमर, जब इस फॉर्म में आ जाए तो कैंसर। ऐसा है नहीं, ये लेमैन की लैंग्वेज है तो सब कुछ कैंसर और ट्यूमर। लेकिन हम ये क्या दिमाग में बैठाएं, कैंसर मतलब अंतिम समय और ट्यूमर मतलब अभी बाकी है। तो अभी बाकी है तो उसको ट्यूमर कहते हैं, और जब अंतिम समय आता है तो कैंसर है। जबकि मैं तो लिख ही रहा हूं दोनों ट्यूमर है, ये मलिग्नेंट ट्यूमर। तो दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाला, दूसरा मेटास्टेसिस, और ये हो ही नहीं सकता आपको किसी अनसॉल्व में ना मिले, असंभव। खाली कैंसर के 10 सवाल लगाइएगा, 10 में एक सवाल जरूर मिल जाएगा। पूरे कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है मेटास्टेसिस। अभी नहीं तकलीफ होगी, जब आपको एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे तो एक इससे मिलता जुलता शब्द पढ़ाएंगे मेटाजेनेसिस, तब तकलीफ होगी। अभी काहे तकलीफ होगी? वैसे तो मेटामॉर्फोसिस भी पढ़ाएंगे, तो वो सब भी साथ रखिएगा। नहीं तो पहला दिन है तो सब खुशी खुशी वाला है। तो ये मेटास्टेसिस कहलाता है जहां पे हमारी कैंसर सेल माइग्रेट करती है। एक और चीज, जो ये कैंसर सेल है जो माइग्रेट करती जा रही है वाया ब्लड, इस जगह से इस अंग में पहुंची, यहाँ भी उन्होंने ट्यूमर बनाया, फिर यहाँ पहुंची। इन सेल्स को एक नाम और रखते हैं, इसका नाम रखते हैं, जो कैंसर सेल हैं इसको बोलेंगे नियोप्लास्टिक सेल। कुछ नया नहीं है भाई, नियोप्लाज्म भी तो बना रही है। तो जब आपने नियोप्लाज्म कहा था ना ट्यूमर को, तो नियोप्लाज्म बनाने वाली सेल कैंसर सेल कहेंगे तो डर हो गया, तो हम नियोप्लास्टिक सेल कहेंगे। तो भाषाएं खाली बदल दी गई हैं ताकि आपके दिमाग पर असर थोड़ा कम पड़े। हैं सब कैंसर, क्योंकि सबकी बेसिक डेफिनेशन यही है, अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ द सेल। अब एक और झगड़ा समझिए, क्या दिक्कत है इस जगह पे, दूसरे हिस्से में आके देखिए। जैसे सपोज करिए आपके पास एक टिश्यू था और यहाँ कैंसर बनना शुरू हो गया, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट अभी देखेंगे, आपको दोबारा फिर दिखेगा। कोई एक सेल थी लगातार डिवाइड करने लगी, ये इसके अड़ोस पड़ोस की सेल्स, ये तो नहीं डिवाइड कर रही। भाई कैंसर तो कोई एक सेल थी, उनका मन हुआ डिवाइड करने लगी और निकलनी से संख्या बढ़ा ली। तो सर अभी क्या है, ब्लड सप्लाई हुआ करती है, हर जगह होती है भाई, हमारी अंगूर, इनसे राशन पानी सब इसी से तो पहुंचता होगा इस जगह से। तो अब जो पहले आपके पास कितनी सेल्स थी, ये एक सेल हुआ करती थी, यहाँ हो गई 1000, और ये गिनती की वही। तो अभी राशन तो उतना ही आ रहा है, झगड़ा शुरू, ऑक्सीजन और फूड की लड़ाई शुरू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ज्यादा किसको मिलेगा, हरे वाले को या नीले वाले को? हरे वाले को। क्यों? आपको रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं याद आ रही है? जिसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा होगी सेलेक्टेड बाय द नेचर। ये 1000 भाई बहन है और ये सब इकलौती औलादें हैं। झगड़ा, एक बोरी राशन आएगा तो इन 1000 में से 400 को तो मिल ही जाएगा, और ये इकलौती औलादें, इनके मरने की संभावना ज्यादा है। ये वर्ड है। अब इसकी रीजन आपको नहीं सिखाया जाता, अगर सुन सके तो मैं सुना दे रहा हूं। जितनी कैंसर सेल्स होती हैं वो कुछ केमिकल भी निकालती है, ये ओरल ध्यान रखिएगा। जब कैंसर सेल डिवाइड करती है तो अपना इंतजाम करती हुई चलती है, तो कुछ केमिकल निकालती है जिससे एंजियोजेनेसिस होती है, नई नई ब्लड कैपिलरीज बनाती है। एंजियो मतलब होता है ब्लड कैपिलरी, ये खूब सारी ब्लड कैपिलरीज अपने लिए बना लेती है यहीं पर। अब ब्लड कैपिलरीज ज्यादा बन गई तो जाहिर है इट रिसीव मोर ब्लड, इट रिसीव मोर ब्लड मतलब रिसीव मोर न्यूट्रिशन, तो पड़ोसी को तो कम मिलेगा ना। तो ये लोग बेचारे जो नॉर्मल सेल हैं, दिस आर द नॉर्मल सेल, इनको खाना कम मिलता है, तो
तो इट अंडरगो द स्टार्वेशन, ये भूखमरी की शिकार हो जाती है और कुछ समय बाद निपट जाती है, डेथ। कैंसर सेल जो होती है उसकी कीमत चुकाती हैं ये सेल्स। तो दोहरा नुकसान हो रहा है आपका। एक तो वो डिवाइड करती चली जा रही है, कैसे प्रोलिफरेट होकर के मास ऑफ सेल बना रही है, लेकिन जो नॉर्मल एक्टिविटीज वाली सेल्स हैं वो बेचारी मर रही हैं। तो आपका जो उनका रोल होता होगा वो कौन करेगा? उनका काम तो नहीं हो पाएगा। इसलिए जहां भी कैंसर ग्रो करता है उस कैंसर सेल को देखें न्यूट्रिशन ज्यादा पहुंचता है। अब हम लोग एंजियोजेनेसिस शब्द पढ़ाते नहीं आपको। एंजियो, ANGIO कभी पढ़ते हैं? एंजियोप्लास्टी, एंजियोस्पर्म नहीं, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी मतलब ब्लड कैपिलरीज। तो वही बात कर रहे हैं, ये एंजियोजेनेसिस करा लेते हैं। ज्यादा ब्लड कैपिलरीज बन जाती है तो ऑब्वियस है इनके पास ब्लड फ्लो कंपैरेटिवली ज्यादा जाएगा, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन इनको ज्यादा मिलेगा। यहां से तो उधर नहीं आ रहा है ना। तो अन्य जो आपके नॉर्मल सेल हैं दे विल यूजुअली अंडरगो द स्टार्वेशन, और कुछ समय के बाद वो मर जाते हैं और इनको जगह खाली करते, भैया तुम डिवाइड करो। तो ये एक दूसरा नुकसान, हालांकि इस पे कोई सवाल नहीं आता। इसका यूज हम आपको बताएंगे जब रेडियोथेरेपी करेंगे, तब इसके बारे में ज्यादा बताएंगे। इसलिए बुनियाद बनाई है आपके सवाल के मैक्सिमम हिस्से इसी से। तो ये इंट्रोडक्शन है कैंसर। ओके जी, नेक्स्ट हिस्सा है हमारे पास कॉजेज ऑफ कैंसर, यानी कैंसर के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो जितने भी कारण हैं उन सभी कारणों को हम लोग कहते हैं कार्सिनोजेंस, यानी इंग्लिश में कह लीजिए कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज कार्सिनोजेंस। तो है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कार्सिनोजेंस। बहुत सारे कार्सिनोजेन हमें पता है और बहुत सारे हमें नहीं पता है, लेकिन कार्सिनोजेंस को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांट रखा है। कुछ फिजिकल एजेंट हैं, कुछ केमिकल एजेंट हैं और कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो पहला शब्द है हमारे पास फिजिकल एजेंट, यानी जो कार्सिनोजेंस हैं वो फिजिकल्स। फिजिकल एजेंट में आपके पास आते हैं रेडिएशंस। बहुत सारे रेडिएशन के संपर्क में आप आते हैं तो वो उन्हीं को नाम दे रहे हैं फिजिकल एजेंट। रेडिएशंस को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक कहलाता है आयोनाइजिंग रेडिएशंस और दूसरे कहलाते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसके एग्जाम्पल आपको जरूर याद करने चाहिए, ज्यादा है नहीं लेकिन फिर भी याद करिएगा। आयोनाइजिंग में 2 लिखा होगा एक्स-रेज, दूसरा लिखा होगा गामा रेज। दीज आर द हाई एनर्जी वेव्स। जो नॉन आयोनाइजिंग है उसमें यूवी रेज लिखा होगा। बस ये 3 नाम लिखे हैं, बट ये 3 ही नहीं है, बहुत सारे हैं। जब भी आप रेडिएशन के संपर्क में आते हैं तो इट हैज एबिलिटी टू म्यूटेट। ये आपके शरीर की जिन कोशिकाओं पर पड़ते हैं उन कोशिकाओं में म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। यानी म्यूटेशन कॉज करने का मतलब हुआ एबिलिटी टू चेंज द डीएनए। डीएनए ही तो चेंज होता है, तो हम म्यूटेशन लिखते हैं, यानी एबिलिटी टू चेंज डीएनए। एंड दैट इज कैंसर, मे बी कैंसर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह कैंसर ही कॉज कर देंगे, लेकिन इनके अंदर क्षमता है वो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक्सरे कराओगे तो तुरंत आपको कैंसर हो जाएगा। कैंसर कॉज करने की क्षमता है। अगर कोई ऐसा म्यूटेशन हुआ, अभी मैं वो भी बताऊंगा, जो कैंसर में कन्वर्ट हो गया, जिसको अभी आपने नाम दिया था ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स अ चांस। इसलिए रिपीटेड एक्सरे इज अवॉइड, और हम तो कहते हैं एक्सरे ही अवॉइड। भाई जब कार्सिनोजेनिक है तो पूरा अवॉइड करो ना। आपके पास बहुत सारी ऐसी तकनीकी है जो बिना एक्सरे के भी हो सकती है, लेकिन वो नहीं करते हैं। शायद वो कॉस्टली है या कुछ और पर्पस।
तो ये भाई इनका एक्सपोजर तो आपको नहीं होता होगा, लेकिन ये तो आपके यहाँ डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, नॉर्मल एक्सरे और सीटी स्कैन, तो दोनों में आप एक्सरे फिल्म यूज करते हो। तो जहां पर जिन जिन, जब आप अपनी छाती का एक्सरे सबने एक आध बार कराया होगा, हड्डी का कराते हैं हम, तो जब वो एक्सरेज का एक्सपोजर होता है तो उस समय वो जिन जिन कोशिकाओं के सामने से जाता है, इट हैज एबिलिटी ऑफ दिस, कार्सिनोजेनिक हो सकता है, एक फैक्टर। दूसरा वाला, दूसरा आपके पास है केमिकल एजेंट। कई ऐसे खाने पीने की चीजें हैं जो हम जाने या अनजाने में यूज कर रहे हैं और वो कार्सिनोजेनिक है। आपकी किताब में तो सिर्फ एक लिखा है, कहा है कि सर यहाँ पर हमारे यहाँ पर केमिकल एजेंट में टोबैको स्मोक है, ये कार्सिनोजेनिक है, और लिखा है कि टोबैको स्मोक हैज एबिलिटी टू कॉज द लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर हो सकता है, लेकिन सरकार इसको बंद करने को तैयार नहीं है, कहती है हम प्रिकॉशन लिख दे रहे हैं। तो सिगरेट की डिब्बी पे फेफड़ा बनाया, जला हुआ और लिखा कि इंजूरियस फॉर हेल्थ। अब यही तो मैं कह रहा हूं कि हम कैंसर कॉज करवा रहे हैं, क्यों नहीं इसको बैन कर देते हैं? तो सरकार कहती है हमारा बहुत रेवेन्यू आता है इससे, तो अगर मार के ही रेवेन्यू लेना है तो ट्रीटमेंट बंद कर दो, रेवेन्यू बच जाएगा। ये भी तो तरीका हो सकता है, लेकिन अब अपनी अपनी सोच है। इस टोबैको स्मोक को आप कभी पढ़ेंगे कहीं पर तो इसमें 69 प्रकार के कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं, 69 प्रकार के। सिर्फ वो लोग नहीं सावधान हो जो सिगरेट पीते हैं, जो पीते हुए देखते हैं उनके लिए भी खतरा है। एंड सो हम आपको सिंपल सा नाम लिखे इसके अंदर, जैसे मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, मत याद करिएगा, मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये तो मैंने जनरल सर ऐसे नाम लिखा है, तो लेकिन बहुत सारे इसमें केमिकल्स हैं। नाइट्रोसोमीन करके केमिकल होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको इसी चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे जब मैं आपको ड्रग्स पढ़ाऊंगा। लेकिन खाली टोबैको स्मोक क्यों लिख रहे हो? टोबैको के अंदर एक दूसरा कंपोनेंट है निकोटीन, उसे भी तो लिखना चाहिए था। एनसीईआरटी ने सिर्फ यही लिखा है। तो एक नाम और है आपके पास निकोटीन, और इट हैज एबिलिटी टू कॉज द माउथ एंड थ्रोट कैंसर, हमारे देश में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा कैंसर, और 3 भाई लोग बेच रहे हैं, एंड दैट इज माउथ एंड थ्रोट कैंसर, जिनको आप बड़ा अच्छा समझते हैं ना, उन्हीं की बात करें। तो ये भी कार्सिनोजेनिक है, अब जाने अनजाने में लोग कर। तीसरा शब्द देखिए, फूड डाई। कई लोग सोच सकते होंगे कि हम तंबाकू नहीं खाते, बढ़िया, अच्छा है, तो सर ये तो खाते होंगे, बिरयानी खाते हैं, लाल रंग मिलाते हैं दुकान पे, डाई जितनी भी खाने में इस्तेमाल होती सब कार्सिनोजेनिक। और तो और छोड़िए, घर में लोग खीर बनाते हैं, केसर ना डाल के रंग डाल देते हैं। तो रंग क्यों डालते हैं? तो चिली सॉस, टोमेटो सॉस जो डालते हैं सब में रंग पड़ा हुआ है। तो मैं लग रहा है मिर्चा पीस के 150 रुपए बोतल बना दो 1 लीटर की, पीस के देख लो मिर्चा खरीद के, 400 रुपए खर्च हो जाएंगे, बोतल ना भरेगी, और वो 150 रुपए बोतल बेच के कमा भी रहे हैं। आप डाल दो, देखो सोया सॉस डाल देना, सब में डाई, जितनी डाई आप इस्तेमाल करते हो, एंड ऑल इज कार्सिनोजेनिक। फिर और शब्द लिख लो, मैं ऐसे जबरदस्ती बढ़ा दे रहा हूं, आपके एग्जाम में नहीं है। एक शब्द है आर्टिफिशियल स्वीटनर, स्वीटी नाम सुनते हैं, इलायची, बाबा इलायची भी खाते हैं, वो ऐसे ऐसे खाने वाला शौक, उसमें सिल्वर कलर की कोई फिल्म होती है। अबे इलायची खाने शौक है, घर से खा लो ना इलायची, इलायची का शौक नहीं है, उसके ऊपर जो व्हाइट कलर का सिल्वर सा लगा रहता है ना, वो होता है आर्टिफिशियल, जीआईटी कैंसर कॉज करता है। एक और जान लीजिए, ओवर
कुक्ड ऑयल, तेल जो खूब पका दिया जाता है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्सिनोजेनिक होता है। ओवर कुकिंग ऑफ द ऑयल, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स आ जाते हैं उस तेल में जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। अब आपके घरों में ये नहीं मिलता, ये दुकान पे मिलता है, क्योंकि दुकान पे जब पूरी समोसा बनता है तो बड़ी सी कढ़ाई में बनता है, वो 2 कैन डालते हैं तेल, दिन भर उसी में पूरी छानते हैं, दिन भर पूरी तेल जल रहा है, तो शाम को आधा पूरा कढ़ाई बच जाता है तेल, तो फेंकते थोड़ी ना, फिर वो भर लेते हैं। अगले दिन सुबह सब पुराना वाला उगेल के एक नया टीन उसमें डाल देते, तो पुराना वाला कल वाला जला, आज फिर सैकड़ों साल से चल रहा है, 100 साल पुरानी दुकान। तो आप सोचे कितनी ओवर कुकिंग हो रही है उसकी। जैसे लोग कहते हैं ना, बाहर पूरी बहुत नुकसान करती है, घर की पूरी कभी नुकसान नहीं करती, क्योंकि घर में ओवर कुकिंग हो ही नहीं पाती। आपने जिस तेल में पूरी बनाई वो तेल जो बचता अगले 2 टाइम में सब्जी में छौंक के खत्म। कोई इतनी बड़ी कढ़ैया नहीं घर में रखे रहता है कि चलो वही रोज पूरी छनेगी, ये सिर्फ दुकान में। तो अब 80 से ज्यादा नहीं बताए। मैंगो फ्रूटी आर्टिफिशियल स्वीटनर, उसमें मैंगो नहीं होता, गलत समझ मत रहिएगा। वो खाली कोई सेलिब्रिटी बेच रही है तो आपको लग रहा है मैंगो पी रहे हैं, मैंगो को कुछ नहीं। रियल फ्रूट जूस, ट्रॉपिकाना जूस, इन सब में फ्लेवर, दे ऑल हैविंग आर्टिफिशियल स्वीटनर। सबसे स्ट्रॉन्ग कार्सिनोजेनिक यही है, और शायद यही वजह पिछले 25 सालों में कैंसर के केसेस इतने बढ़ गए। इतने नए नए केमिकल हम बना के डेवलप कर रहे हैं, नया फ्लेवर। अंकल चिप्स खा के देखिए कितना फ्लेवर आता है, और उसमें 70 तरह के वो लटके रहते हैं, सबका फ्लेवर अलग अलग है। तो वो फ्लेवर में ला क्या रहे हैं, नया केमिकल तो जनरेट कर रहे हैं, नया स्वाद आता है, तो वो नया स्वाद आपके साथ कुछ लेगा। चलिए तीसरे एजेंट पे आ जाइए। तीसरा एजेंट है बायोलॉजिकल एजेंट, यानी कुछ बायोलॉजिकल एजेंट का जिक्र करें। प्लीज अब सुनिए, परेशान मत होइए, खा रहे हैं खाते। अभी मैं बताऊंगा कि आपको कैंसर क्यों नहीं होगा, ये भी जान लीजिए, और क्यों हो जाएगा ये भी जान लीजिए। क्योंकि कई लोग कहते हुए मिलते हैं, अजीब बात बता रहे हैं, हमारे चाचा तो 20 साल से रोज सिगरेट पीते हैं, 20 तो पीते हैं रोज, नहीं होगा। और तुम तो अभी सीख ही रहे हो छल्ला बनाना, तुम्हें हो नहीं। क्यों? तो बायोलॉजिकल कैंसर में हम लोग कह रहे हैं there are few viruses are known, few viruses are known having वायरल ऑन्कोजीन। ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनमें ऑन्कोजीन पाया जाता है। और आप जब भी वायरस पढ़ोगे, वायरस की मैकेनिज्म यही है कि वायरस जब होस्ट सेल में घुसता है, अपने जीनोम को होस्ट सेल के जीनोम के साथ जोड़ देता है, तो उसके पास कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं, और जैसे वो इनकॉर्पोरेट करेगा होस्ट सेल जीनोम के साथ, तो ऑन्कोजीन आ गए आप में, बस कैंसर सेल शुरू। इसमें एक एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, एंड दैट इज हेपेटाइटिस बी वायरस। ये दुनिया का सेकंड मोस्ट कैंसर कॉजिंग एजेंट है। इसमें हेपेटाइटिस बी जो है वो लिवर कैंसर सीवियर कॉज करता है, इसके पास ऑन्कोजीन्स होता है। सेकंड मोस्ट कैंसर कॉजिंग एजेंट आफ्टर, पहला कौन? तंबाकू दुनिया का सबसे ज्यादा कैंसर कॉज करने वाला एजेंट है, सेकंड नंबर पे ये है। तो मैंने आपको 3 फैक्टर पढ़ाए कि खाली रेडिएशन से नहीं है, केमिकल्स तो अनलिमिटेड हैं, और कुछ आपकी बीमारियों में। इसमें भी वायरसेस की लंबी लिस्ट है, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही वायरस लिखा क्योंकि इससे आप अभी है। क्लियर हो गया तीनों पॉइंट? अब जरा इसका कॉन्सेप्ट सीखिए कि हम कई बार ऐसा होता है कि हम इन चीजों के सामने एक्सपोज भी होते हैं, फिर भी हमको अभी तक कैंसर नहीं हुआ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अभी जैसे मजाक में हमने आपसे कहा शुरू ही कर रहे होते हैं और उनको कैंसर हो जाता है। इसके पीछे एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, यस पॉइंट देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ए कैंसर। ये बहुत शॉर्ट में आपकी किताब में दिया है, लेकिन दिया है।
तो इसको सीख पाइए। नॉर्मल सेल के पास जीन्स होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। क्रोमोसोम्स हैं तो उसमें जीन्स, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोटो-ऑन्कोजीन। वो कोई अलग से जीन नहीं आते भैया प्रोटो-ऑन्कोजीन, वो प्रोटो-ऑन्को कहलाते हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे जीन्स हैं, पैप्सिन बनाने के लिए भी जीन है, इंसुलिन बनाने के लिए भी जीन है, हमारी आंखों का रंग काला करने के लिए भी जीन है, और हमारी अंगुली यहीं पे निकले इसके लिए भी जीन है, तभी तो मैं ऐसा बनूं। तो इनके अंदर आइडेंटिफाइड होते हैं नॉर्मल सेल के अंदर, और इससे नाम देते हैं प्रोटो-ऑन्कोजीन। तो पहले ये लाइन सीखिए कि नॉर्मल सेल के पास प्रोटो-ऑन्कोजीन है। तो ऑन्को समझ के कह दो कैंसर सेल। इस प्रोटो-ऑन्को का एक दूसरा नाम भी होता है, उसे कहते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन। यही सबसे खतरनाक सवाल है, पूछा जाता है सेलुलर ऑन्कोजीन इज प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल या कैंसर सेल। सेटिंग में आपको कैंसर लगेगा, ऑन्को मतलब कैंसर, सेल में पाया जाता है। इसको सरल और करना चाहें तो हम लोग लिखते हैं सी ऑन्क जी, लेकिन ये सवाल खूब गलत होता है। अभी तो आप देख रहे हो इस पे गलत नहीं होता। जब एक सरल सवाल आता है कि सेलुलर ऑन्कोजीन इज द फीचर ऑफ कैंसर सेल, नॉर्मल सेल, नियोप्लास्टिक सेल या नॉन ऑफ दीस, तो नॉर्मल सेल। कोई भी आपकी जीन, आपके अंदर तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, बहुत सारे जीन आप सब जानते हो, कोई भी जीन प्रोटो-ऑन्कोजीन की तरह काम करता है। इट्स नॉट स्पेसिफिक द पर्टिकुलर जीन। एक नॉर्मल ही जीन है, वो प्रोटो-ऑन्को की तरह बिहेव करता है। कब? प्रोटो-ऑन्को क्यों कह दिया हमने? ये प्रोटो-ऑन्कोजीन जो होते हैं, दे वर्क फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग। इनकी फंक्शनिंग नॉर्मल होती है, नॉर्मल फंक्शनिंग, तभी तो नॉर्मल सेल है। नॉर्मल डिवीजन होता है, नॉर्मल ग्रोथ होती है। एवरीथिंग इज द नॉर्मल, नथिंग एल्स। कुछ भी नया नहीं है। हो सकता है मेरे पास ही प्रोटो-ऑन्कोजीन हो। अब तक इंसान में 40 प्रोटो-ऑन्कोजीन ढूंढे जा चुके हैं, आगे भी ढूंढे जाएंगे। प्रोटो-ऑन्कोजीन वो जीन्स होते हैं जो मौका पड़ने पे ऑन्को में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऑन्को में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब तक इंसानों में हमने 40 जीन ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो जरूरत पड़े, कुछ ऐसे हालात हो तो वो ऑन्को में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब तक ऑन्कोजीन में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक कैंसर होएगा ही नहीं। उन 40 में हो सकता है मेरे पास 5 प्रोटो-ऑन्को, किसी के पास 10 हो, और लकी होगा तो एक भी प्रोटो-ऑन्को नहीं होगा। अब जरा इसे देखिए। अब मान लीजिए इन्हीं प्रोटो-ऑन्कोजीन के सामने कोई ये जीन म्यूटेट कर जाए, क्योंकि इसके अंदर क्षमता है ना ऑन्को में कन्वर्ट होने की, तो आई म्यूटेट। अब म्यूटेट क्यों करेगा? बैठे बैठे थोड़ी ना करेगा, कोई ना कोई म्यूटाजेन आना चाहिए। म्यूटाजेन मतलब कार्सिनोजेन। म्यूटाजेन कहते हैं वो एजेंट जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। अब उन्हीं म्यूटाजेन को हम कार्सिनोजेन कह रहे हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऑलरेडी प्रोटो-ऑन्कोजीन है वो किसी कार्सिनोजेन के संपर्क में आ जाए तो वो एक म्यूटाजेन की तरह बिहेव करेगा और इसके अंदर म्यूटेशन कॉज कर देगा। और म्यूटेशन कॉज करते ही दिस प्रोटो-ऑन्कोजीन चेंजेस इनटू द ऑन्कोजीन। और ऑन्कोजीन का मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीजन। और जैसे ये ऑन्कोजीन बनेगा इट स्टार्ट अनकंट्रोल्ड डिवीजन। अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो गया काम। And now we are suffering from cancer. यहीं से आपको कैंसर हो जाता है। अब जो आप कहते हो ये जो प्रोटो-ऑन्कोजीन है ये किस कार्सिनोजेन के प्रति स्टिमुलेंट है? जैसे मान लीजिए ये प्रोटो-ऑन्कोजीन है एंड वेरी सेंसिटिव फॉर द टोबैको स्मोक। जब टोबैको स्मोक मिलेगा तब ये म्यूटेट करेगा। आर्टिफिशियल डाई के प्रति नहीं है। हर प्रोटो-ऑन्कोजीन एक खास कार्सिनोजेन के प्रति सेंसिटिव होता है।
तो ये मान लीजिए मेरे पास प्रोटोऑन्कोजीन है एंड दैट इज फॉर सेंसिटिव फॉर टोबैको स्मोक। तो अगर मैं टोबैको स्मोक इनहेल करूंगा तो ये आपके हमारे यहाँ पर ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आई हैव मोर चांसेस फॉर द लंग कैंसर। लेकिन दूसरा हमारे जो चच्चा हैं उनके पास ये वाला प्रोटोऑन्कोजीन नहीं है जो टोबैको स्मोक के प्रति सेंसिटिव हो। वो दिन भर में 20 सिगरेट पी रहे हैं और कह रहे हैं हमको तो ना होता है कैंसर, क्योंकि उनको नहीं हुआ कैंसर, क्योंकि उनके पास ये नहीं। मैं सिर्फ उतनी लाइन पढ़ा रहा हूं जितनी तेरे सिलेबस में लिखी है। ये तो और भी जीन्स होते हैं, ट्यूमर सप्रेशर जीन होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर जीन होते हैं, वो सब पढ़ाया जाए तब कैंसर समझ में आता है। इसका चूंकि जिक्र है इससे मैं इसी को एक्सप्लेन खाली कर रहा हूं। अब अगर मान लीजिए मेरे पास प्रोटोऑन्कोजीन दैट्स सेंसिटिव फॉर द आर्टिफिशियल डाई है, तो अगर मैं आर्टिफिशियल डाई लूंगा किसी रूप में तो लॉट ऑफ चांसेस फॉर द म्यूटेशन और हमको कैंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास प्रोटोऑन्कोजीन नहीं है आर्टिफिशियल डाई का तो मैं आर्टिफिशियल डाई ले रहा हूं और हमको कैंसर नहीं होता। इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं जो कार्सिनोजेनिक एजेंट के संपर्क में बने रहते हैं लंबे समय तक और खुशी खुशी कहते हैं कैंसर नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी ससेप्टेबल होते हैं, मतलब उनके पास रिस्पेक्टिव प्रोटोऑन्कोजीन होता है, जैसे ही वो संपर्क में आते हैं तो कुछ ही दिनों में उनको कैंसर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट जब सीख जाते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि हर कार्सिनोजेन सबको कैंसर कॉज नहीं। अब ये लाइन दोबारा देखिएगा, जहां आप लिख रहे थे ये रेडिएशन जो होते हैं वो म्यूटेशन कॉज करते हैं, तो वही तो म्यूटेशन है। जब तक जीन लेवल, क्योंकि आप कैंसर लेकर नहीं पैदा हुए हैं, आप तो नॉर्मल सेल हैं, मैं तो अभी भी नॉर्मल हूं, लेकिन मेरे पास 5 ऐसे प्रोटोऑन्कोजीन हैं जो 5 चीजों के प्रति सेंसिटिव है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे फूड डाई हो सकता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, या 2 अन्य चीजें। इसका मतलब मैं ससेप्टेबल हूं इन 3 चीजों के प्रति, फूड डाई के प्रति, आर्टिफिशियल स्वीटनर के प्रति, हेपेटाइटिस बी के प्रति और अन्य 2 चीजों के प्रति। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी पे वर्क कर रही है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जीन को ट्रीट करते हैं। इसको आप इंग्लिश में पढ़ रहे थे जीन थेरेपी, हालांकि बहुत कुछ करना बाकी है। अगर हम ऐसे ससेप्टेबल जीन को हटा सकें या उनका ट्रीटमेंट कर सकें तब हमारे लिए कार्सिनोजेनिक इनइफेक्टिव हो जाएंगे। तो जो शुरू में लिखा था ना, फास्ट एरिया फॉर द रिसर्च फॉर बायोलॉजी एंड द मेडिसिन, तो वो बायोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला पार्ट। तो यही बात आपको कॉन्सेप्ट में समझाया गया कि जेनेटिक बेसिस होती है, इसलिए कुछ लोग को कैंसर बड़ी आसानी से हो जाता है, कुछ लोग को नहीं होता। कुछ लोग लगातार एक्सपोज होते रहते हैं और फिर भी लकीली कैंसर नहीं है, और कुछ लोग खाली देख रहे होते हैं कि भैया रोज सिगरेट पीते हैं, एक रूम में बैठे हैं, ऐसा बहुत मिल जाता है। एक रूम में 2 लोग रहते हैं, एक दिन भर में 20 सिगरेट पीता और एक को नहीं पीता, जो नहीं पीता उसी को हो गया होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली वो भी इनहेल कर ही रहा है, लेकिन ही हैज प्रोटोऑन्कोजीन फॉर द टोबैको स्मोक। तो लोग कहते हंसते हैं, कहते देखो इससे बढ़िया पी ही लिए होते। तो कॉन्सेप्ट यहां पर है, और ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैं सिर्फ वो लाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो एक लाइन में आपके एनसीईआरटी में लिखा, क्योंकि बहुत कुछ बताना बाकी है जो नहीं है सिलेबस में।